बेहतर तौर पर रहता है। तो अब हालांकि पिछले 2-3 साल तो कोरोना लोग का फर्स्ट ईयर खराब कर दिया है ना। तब इस बार देखिए पटना के जितने पार्क हैं ना हाउसफुल चलेंगे, क्योंकि 2-3-4 साल का जो लोगों का अपना दबाया हुआ जो इच्छा है वो सब क्या होगा, प्रस्फुटित होगा, है ना, उसके माध्यम से। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और उसकी भूमिका। तो क्या होता है दोस्तों, अब आप देखिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर में, जैसा कि सभापति के संबंध में कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवरीथिंग, सब कुछ वही होता है ना। सब कुछ कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, ऑल इन वन। तो ये आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के मामले में भी कि ऑल इन वन क्या है, यही है लोकसभा के अंदर। ठीक है, कल उपाध्यक्ष के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ये सब तो देख लिए थे। उपाध्यक्ष के बारे में स्थिति ऐसी है, अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन का डेट कौन निश्चित करता है, कौन? अध्यक्ष करता है, बिल्कुल, स्पीकर। क्योंकि आप देखेंगे कि अध्यक्ष का चुनाव का डेट फिक्स करता है राष्ट्रपति, क्योंकि उसमें अध्यक्ष नहीं था। लेकिन जब अध्यक्ष आ गया तो अब सदन के अंदर जो भी काम होगा वो अध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शक्तियां और भूमिकाओं के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लेंगे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पावर एंड रोल। क्या पावर है, क्या रोल है, लिखेंगे कि यह सदन के अंदर, यह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, यह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों, और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का, तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है, तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इन हाउस, इन हाउस फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस and constitutional provision, and constitutional provision, process of Lok Sabha, process of Lok Sabha, and steering the, and steering the, steering the Lok Sabha procedure, steering the Lok Sabha procedure
बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, मतलब समझ रहे हैं कि संसद के अंदर, यानी कि अगर ये लोकसभा है तो लोकसभा के अंदर सारा रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है? तो सारा रूल और रेगुलेशन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही बनाता है ना। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए नियमों पर पूरी सदन की कार्यवाही यहां से चलती है। वो चाहे संविधान की व्याख्या करना हो सदन के अंदर में तो वही करेगा, संसदीय प्रक्रिया का व्याख्या करना हो तो वही करेगा, संसद के अंदर लोकसभा में कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो विधि संगत है अथवा नीति संगत है कि नहीं, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसलिए कहते हैं कि यह फाइनल इंटरप्रेटर है, अंतिम व्याख्याकार है। ये जो बात कह देगा सदन के अंदर में वही बात विधि संगत है, न्याय संगत है और नैतिक संगत है। सभी प्रकार से उसकी बात जो है सो उचित है, उसके बात का विरोध कोई नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो गलत है। क्लियर है? तो दिक्कत, प्रोसीड। नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये देखिए, अगर ये जो भी निर्णय दे देगा ना, वो निर्णय क्या है? लोकसभा में बाध्यकारी है। अब सब लोगों को मानना पड़ेगा। अब से 147 लोग को बाहर कर दिया तो कर दिया, अब हंगामा कीजिए, अब बाहर जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आपने नियमों का उल्लंघन किया, आपने व्यवस्था के खिलाफ काम किया, तो उसने डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए अपने वर्डिक्ट्स दे दिए। क्लियर है? प्रोसीड। अब देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता चेयरमैनशिप ऑफ द कंबाइंड सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज, चेयरमैनशिप ऑफ द कंबाइंड सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ओके, अब देखिए, इसके पास पावर है कि जब दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को साथ बैठेगी तो ये इसका अध्यक्षता करेगा, है ना। इसके पास पावर है, और ये वाला जो पावर है वो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। ब्रेन को ओपन रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आपको लिखाई नहीं गई, लेकिन बहुत सारा चीज आपको अपने दिमाग से तुलना करके कंपैरेटिवली ध्यान रखना है ना, कि अच्छा यहाँ तो ये केवल अध्यक्ष को है, ये पावर सभापति को नहीं है। ये लॉजिकली आपके दिमाग में ओपन होना चाहिए। हर बात आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको लिखाई जाए आपको, क्योंकि आप वो एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप क्लास 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 और ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन और सिविल सर्विस में जमीन आसमान का अंतर होता है ना। बहुत लोग जो अपने ग्रेजुएशन में अपने स्कूलिंग लाइफ में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन सिविल सर्विस में आने के बाद मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि ये एकेडमिक से एकदम अलग चीज है। वहां पर तो आदमी 100 में 100 ला देता है, यहां पर 100 में 100 क्या, 100 में 50 लाने में सारा हालत खराब हो जाता है, सारा पढ़ाई धरा का धरा रह जाता है। पिछले 4-5 साल से यूपीएससी के पीटी का कट ऑफ अगर आप देखिएगा तो 100 क्रॉस नहीं कर रहा है, 100 क्रॉस नहीं कर रहा है, जबकि 200 नंबर का होता है जीएस पेपर 1। सीसेट का तो मेरिट में नहीं जुड़ता है, सीसेट का क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 200 पर रिजल्ट आता है, और रिजल्ट हो जाता है 80 नंबर पर। जनरल कट ऑफ, जनरल 80, 78 जनरल कट ऑफ जा रहा है। खूब हाई गया तो 90। आज सब लोग बैठ कर एग्जाम देने के लिए, कोई आईआईटी में टॉप, कोई आईआईएम में टॉप,
कोई अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप, मैक्सिमम टॉपर्स बैठ रहे हैं ना अपने अपने फील्ड के, लेकिन अपने अपने फील्ड के टॉपर्स को औकात में ला देने वाला एग्जाम है यूपीएससी। मतलब आप एकदम डिफरेंट है। अब अगर आप सोचिए कि अगर 80 नंबर पर कोई बीपीएस यूपीएससी का प्रीलिमिनरी पास कर रहा है तो 200 में 80 नंबर, मतलब कि कट ऑफ 50% से भी कम। कट ऑफ जो जा रहा है वो 50% से भी कम जा रहा है। मेंस में चल जाइए तो एक जीएस का पेपर 250 नंबर का होता है, 4 गो जीएस का पेपर है 1000 नंबर का। बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपर्स के भी जो मार्क्स होते हैं जीएस पेपर 1 में वो 100 से कम होते हैं, 90 नंबर, 95 नंबर, 85 नंबर, 87 नंबर, ऐसे रहता है 250 के पेपर में। तो 250 के पेपर में अगर 90 नंबर ला करके भी कोई टॉपर बन जा रहा है, रैंक 1 रैंक 2 ला रहा है, तो आप समझ सकते कि होंगे कि पेपर का लेवल क्या होगा और राइटिंग स्किल किस तरह की उम्दा डिमांड कर किया जा रहा है। और अगर किसी को 90 नंबर आ रहा है तो 20 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो औसत नंबर उसको एक क्वेश्चन में कितना मिला होगा? 4 साढ़े 4 नंबर, तब जाके वहां तक वो पहुंचा। तो क्या है, जबकि एकेडमिक में तो 100 में 100 लाके बैठे हुए हैं हम लोग, एकेडमिक में गोल्ड मेडलिस्ट, वहां हालत खराब कर दे रहा है क्योंकि स्किल अलग अलग है। तो यहां पर एकेडमिक में केवल किताब काम करता है, यहाँ क्लास किताब प्लस ब्रेन काम करता है कि आप अपना दिमाग अपना लॉजिक्स लगाते रहिए, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हम जिसको चुन रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बन के बैठेगा, वो किताब लेके नहीं बैठेगा, वो अपना दिमाग लेके बैठेगा, अपना ब्रेन लेके बैठेगा। उस ब्रेन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में राइज आउट होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब देखते कोई फिजिकल एग्जाम होता है जी, यूपीएससी बीपीएससी में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं। आप दरोगा बनने चल जाइए, हाई जंप, लंग जंप, ई जंप, ऊ जंप, इतना दौड़ उतना दौड़। डीएसपी बनने के लिए कुछ नहीं, एग्जाम पास करिए ना केवल, बस बना देगा डीएसपी, बाकी फिजिकल ट्रेनिंग खुद ही करा देगा आपको। सिपाही चल जाइए, एकदम नॉर्मल मेडिकल, मेडिकल का मतलब कुछ ही होता है नॉर्मल मेडिकल। आर्मी में से मेडिकल होता है क्या? इंटरव्यू से पहले यूपीएससी के लिए जाते हैं हम लोग इंटरव्यू देने के लिए, आईपीएस के लिए, तो कैसा इंटरव्यू ये होता है, मेडिकल होता है, 10 मिनट का मेडिकल होता है, इंटरव्यू से पहले ही हो जाता है। हॉल में जाने से पहले ही टीम आती है, मेडिकल की टीम, और देख लेती है, ब्लड टेस्ट कर लेती है, सामान्य तौर पे बॉडी का जांच कर लेती है, आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेती है और चल जाती है। कान वान टेस्ट कर लेती है, आंख टेस्ट कर लेती है, कुछ पढ़वा देती है, लिख देती है, हो गया बात खत्म। अच्छा चलिए, तो इतनी आर्मी के मेडिकल में कुछ नहीं होगा, तब वो 2 बीमारी निकाल देगा। अब लिख देगा रेफर टू देहरादून, अब जाइए रेफर हो गए देहरादून, जाइए वहां से चेक करा के आइए। यहां तो डिसेबल को भी बना देते हैं ना, विकलांग को भी, डिसेबिलिटी, अंधे हैं आईएएस बन जाओ, पैरालाइज्ड हैं आईएएस बन जाओ, क्योंकि पता है कि आंख और पैर से डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाना, दिमाग से चलाना है। अगर दिमाग ठीक है तो सब चला देगा। असली पावर दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए फिजिकल पावर का कोई मतलब नहीं। कल ही बताए थे, फिजिकल पावर का कोई मतलब, आप बॉडी बना करके बॉडीगार्ड बन के घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास दिमागी पावर है उसी का बॉडीगार्ड बन के घूमना पड़ेगा। रोड पर देखिए, अभी ठंडा है, लोग फिजिकल कर रहे हैं ना जी, देखिए पूरा इस ठंडा में लोग निकल गए, जिनको होटल खोलना है निकल गए, जिनको रिक्शा चलाना है निकल गए, जिनको ऑटो चलाना निकल गए। इतना ठंडा में कंबल डाल के जैकेट पहन के अपना चला रहे हैं, लेकिन पैसा कितना कमाएंगे? शाम होते होते मैक्सिमम पैसा कितना कमाएंगे? 5,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम हो गया ये। अब दिमाग खोल के एक आदमी 11-12 बजे तक कभी सोया हुआ होगा, उठेगा 12 बजे, ब्रश करेगा, हल्का नाश्ता किया, जाकर लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा, शेयर मार्केट को देखेगा, 2 घंटा काम करेगा, 2 लाख बना करके चल दिया, बंद कर दिया, अब घूम रहा है। कैसे काम किया? दिमाग से काम किया, उसके पास दिमाग का पावर है। तो एक्चुअल पावर कहाँ है? ब्रेन में। जिसका पास दिमाग का पावर है उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस दिमाग को बढ़िया से बादाम खा खा करके
इसको अपडेट करना है, इसको तेज करना है। ये अगर तेज रहा फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा सम्मान। और जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करिएगा उतना कम पैसा और उतना कम सम्मान। रिक्शा चलाने वाला से, ऑटो चलाने वाले से कैसे बात करता है, और वही ओला कैब लेके कोई आता है ड्राइवर, तो उससे आदमी कैसे बतियाता है? आदमी तो एक ही है, लेकिन बात करने का तरीका और लहजा चेंज हो जाता है, क्योंकि काम करने के तरीके पर डिपेंड कर। उसको बुलाना नहीं जाना पड़ा, आपने फोन खोला, ऐप डाउनलोड किया, ऐप पर इंफॉर्मेशन डाली, पहुंच गया। वो आपसे पूछा भी नहीं कि कहां पे आप खड़ा हैं, आपका लोकेशन शो कर रहा है उसको, वहां पे पहुंच गया। क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि भाई इसको रिस्पेक्ट देना बनता है। तो जो जहां पर दिमाग से काम कर रहा है उसका वैल्यू, उसका पैसा ज्यादा है, और जो दिमाग से कम काम कर रहा है उसका वैल्यू और उसका पैसा भी कम है। वही चीज यहां पर जो है सो चल रहा है। तो कंबाइंड सेशन का जो चेयरमैनशिप है वो ये करते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि राज्यसभा का सभापति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं है, इसलिए उसको तो मौका मिलेगा ही नहीं। मौका मिलेगा तो जनरली किसको मिलेगा? उपसभापति को मिलेगा। वो भी कब? जब अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष भी नहीं होगा, तब राज्यसभा के उपसभापति को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का काम दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सदन का स्थगन। सदन का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ हाउस। सदन का स्थगन, ठीक है। अब देखिए, तो सदन का स्थगन कैसे होता है? तो देखिए, इसके पास एक पावर है, लिख लेंगे कि यदि कोरम पूरा नहीं होता है, यदि कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम समझते हैं? कोरम बोले तो गणपूर्ति, हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, है ना? हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। यदि कोरम पूरा न हो रहा हो, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। इफ कोरम नॉट फुलफिल इन हाउस, if quorum not fulfill in house, then speaker of lok sabha suspend the house। ठीक है, कोरम पूरा नहीं हो रहा होगा तो कोरम क्या होता है जी? तो कोरम होता है 1/10, मतलब लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 10वां हिस्सा। अब कोरम शब्द आप देखते होंगे आम आदमी भी यूज करता है। कोरम पूरा कर रहे हैं क्या, कोरम कर रहे हैं क्या, इस तरह के आम शब्द यूज करते हैं लोग, हालांकि उनको पता नहीं कि वो कोरम का क्या एक्चुअल मतलब है। लेकिन जब आप कोई काम बस नाम के लिए कर रहे हो तो लोग कहते हैं कि कोरम कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी तो उसका गणपूर्ति होता है। इंग्लिश वर्ड है कोरम, है ना? कोरम, डेकोरम, है ना? ये सब इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आम बोलचाल में कोरम शब्द बहुत यूज होता है, गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी। जब आप कोई काम करिए, आप मन से मत करिए, अनमना ढंग से करिए, तो लोग कहते हैं कोरम कर रहे हैं क्या, छोड़ दीजिए, नहीं करना है तो कोरम का मतलब होता है लोकसभा में टोटल सदस्यों का 1/10 स्ट्रेंथ। तो अगर 545 है तो 545 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा?
54। यानी अगर इतने लोग भी नहीं आए हैं, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। अब देख रहा है अध्यक्ष की 10वें हिस्से के बराबर भी लोग आज सदन में नहीं आए हैं, तो उसके पास अधिकार है कि इस आधार पर वो उस दिन स्थगित कर देगा। ठीक है, उस दिन कह देगा कि आज छुट्टी हो गई, आज काम नहीं होगा, कल फिर काम होगा। ठीक है, अब जैसा भी मौसम खराब है, अब का मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ है 100। ठीक है, नियम ये हो गया कि भाई अगर टोटल का 10वां हिस्सा भी अगर नहीं आएगा तो क्लास सस्पेंड हो जाएगा। तो मान लीजिए ठंडा का सबका नींद नहीं खुला, रजाई में से निकलने का मन नहीं किया। जैसा ऐसा मौसम में रजाई में से निकलना समझते हैं प्लासी के युद्ध जीतने के जैसा है कि नहीं? तो होता है बहुत बहुत मतलब मुश्किल काम होता है। आई एम ऑल्सो सफरिंग दिस कंडीशन। सोचिए क्लास का टाइम हम आगे बढ़वा लेते हैं, सेकेंड शिफ्ट करा लेते हैं, फिर सोचेंगे नहीं ठीक है, यही ठीक है ना। तो लेकिन कहिए अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई को तो आना पड़ेगा, और आप लोग को तो आना ही है ना। तो कहने का मतलब, और सुबह का जो उठने का जो होता है ना, और खास करके ठंडा के मौसम में, वास्तविकता यही है कि किसी को मन नहीं करता है ना। हाँ, अगर कोई योगी आदमी है तो अलग बात है। अब प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अभी लोग भाई योगी करने वाले आदमी हैं, तो ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने अपने बॉडी को साध लिया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन जो अपने बॉडी को नहीं साधे उनको फर्क पड़ता है। हम लोग तो लक्ष्य सीख से नहीं साध पा रहे हैं, बॉडी को क्या साधेंगे, है कि नहीं? तो अब जो लोग साध लिए उनको फर्क नहीं पड़ता, गर्मी ठंडा, वो आराम से अपना ये कर लेते हैं, है ना। मैं मेरे जो पिताजी हैं, मैं कभी उनको आज तक के इतिहास में भी तक, अपने बचपन से लेकर के अभी तक में कभी नहीं देखा कि वो 4 बजे के बाद जगे हों। और अगर वो कितने भी थके हों, कितने भी काम किए हों, कुछ भी किए हों, दिन में आज तक सोते हुए नहीं देखा। दिन में कभी थोड़ा सा भी रिलैक्स कर लिया हो कि चलो आज सुनते हैं, मतलब फ्री रहेंगे तो बैठ के बात कर लेंगे, चीजें कर लेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। और जैसे हम लोग का ना कि अगर आज रात भर जग गए, कहीं पे किसी काम में रह गए, बिजी रह गए, तो यार नेक्स्ट डे तो पूरा एनर्जी गायब है ना। कभी नहीं देखा। तो उसके पीछे वो समझ में आता है कि एक रीजन है कि उनका एक ये भी शेड्यूल है, एवरीडे योग करने का शेड्यूल। हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग 5 मिनट 15 मिनट इतना कर रहे हैं। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट मुश्किल से हो पाता है ना। और एवरी डे लगभग 1 से 1.5 घंटे का उनका शेड्यूल है योग करने का। और वो मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूं। बहुत बार इंस्पायर्ड हुआ, मोटिवेट भी, सोचा मैं भी शुरू करता हूं, लेकिन आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं कर पाए। बस कर पाए, जिससे मालूम चला। हमने पूछा अच्छा ये बताइए कि कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या तरीका, तो उन्होंने एक योग बताया, सूर्य नमस्कार करना है, तो वो एक हो जाता है। और एक अनुलोम विलोम, थोड़ा टाइम अगर ज्यादा है कंसंट्रेट करने के लिए, तो ये, बाकी तो नहीं हो पाता है। तो ये हैबिट का चीज है। और यही योग में इतना पावर है। हमारे देश का जो योग, जो हमारे देश का मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, कि अगर आप ये कर लेते हैं तो वास्तव में आपको दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है, और ना कभी आपको डॉक्टर से इलाज कराने का जरूरत है। और शायद आ जाइए, क्या जी दरोगा का एग्जाम अभी चलिए रहा था का? हाँ, गांव चले गए थे, इससे मिलना था है? क्या था? अच्छा बैठ जाइए। सॉरी, मुझे लगा कि आप ऐसे ही टाइम यूज करने के लिए चले गए थे। तो कहने का मतलब है कि योग का इतना ये है। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी से कोई बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं हुए पिताजी मेरे, मतलब 40-50 ईयर्स के होंगे, आई थिंक 50-52। चश्मा उस्मा नहीं लगाते हैं। लेकिन एक बार ऐसे ही मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, हल्का फुल्का एक प्रॉब्लम हुआ, तो कि चलिए डॉक्टर से दिखा लीजिए। तो दिखाए डॉक्टर से,
पटना के सारे टॉप डॉक्टर्स हमने दिखाया हुआ है, दिल्ली के अंदर में भी। और सारे डॉक्टर्स का कहना है कि उनका जो लेफ्ट आई है, उस लेफ्ट आई से बचपन से ही उनको नहीं दिखता है। और सभी मशीन पर भी ये प्रूव हो चुका है, जितने आई मशीनरी हो सकते हैं, कि लेफ्ट आई बहुत बचपन से ही वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में वो अपने लेफ्ट आई से बढ़िया दूर से दूर रखा हुआ कोई चीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अभी भी चश्मा यूज नहीं करते हैं, अभी भी चश्मा यूज नहीं करते हैं। हम लोग ने कहा कि भाई कम से कम यूज करिए, ज्यादा प्रेशर नहीं लीजिए, क्योंकि हमेशा पढ़ते उड़ते रहते हैं तो ऐसे में दिक्कत होती होगी। लेकिन अभी भी चश्मा यूज नहीं करते, और मशीन कहता है कि इस आंख से नहीं दिखता है, और रियल में इस आंख से दिखता है, दोनों आंख से दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहीं ना कहीं योग का प्रभाव है, जो वो अपने बचपन से जो करते आ रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है कि आसानी से दिखता है। और उसका कहीं को भी हुआ ही नहीं कि मतलब कोई ऐसी चश्मा की आवश्यकता या कुछ भी इस तरह का, कभी नहीं। बस एक बार वैसा दर्द हुआ था, उस दर्द के कारण जांच हुआ, और जांच में ये सारी चीजें पता चली। तो ये समझ में आता कि भाई योग में कितना पावर होता है। आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो हमारे प्रधानमंत्री, देश के सारे बड़े नेताओं का कभी ना कभी तबीयत खराब रहता है। 2014 से तो कम से कम हम उनको देख ही रहे हैं। कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम छींक भी आ गई है? अब प्राइम मिनिस्टर चल गए हैं इलाज कराने के लिए। राजनीतिक गतिरोध अलग बात है, राजनीतिक मुद्दे पे उनका विरोध, उनका स्वीकार्यता अलग बात है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि आदमी स्वस्थ रहता है। अब बड़े से बड़े लीडर्स पद पर जाते डायबिटीज हो गया, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन खाने पर पाबंदी लग गई है ना। तो ये सब क्यों है? क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, योग पर ध्यान नहीं दिया। आज जो लोग योग कर रहे हैं उनको देखिए, एक दिल्ली का हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, तथाकथित ईमानदार, जो स्वयं स्वघोषित ईमानदार है, वास्तव में है नहीं, लेकिन कहता है कि ईमानदार है। तो ये आदमी जब बना चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले गला में दिक्कत हो गई। फर्स्ट क्लास के जाकर के बेंगलुरु में आयुर्वेदिक इलाज कराए बढ़िया से एकदम। देखते ना पहले मफलर बांधे रहते थे हमेशा गला में, है? तो कहने का मतलब है कि अगर योग करते तो सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। और ये मतलब बाकी लोग के लिए, हम लोग के लिए भी बहुत आवश्यक है। जीवन में स्वस्थ रहना है तो योग कंपल्सरी चीज है, और फिट रहना है तो जिम करने से कोई फिट नहीं होता है, फिट होता है योग करने से। क्योंकि आजकल देखिए हार्ट अटैक के जो बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और युवाओं में, उसमें अधिक से वो भी हैं जो जिमर हैं, जो जिम करते हैं, बड़ा बड़ा वेट उठाते हैं बॉडी बनाने के लिए। उसका इम्पैक्ट हार्ट पे पड़ता है, हार्ट कमजोर होता है, और अचानक से होने वाले इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये सब समस्या योग करने से नहीं है, क्योंकि योग कोई भारी चीज उठाने को आपको नहीं कहता है। योग तो आपको अपने बॉडी को साधने को कहता है। योग का हिंदी अर्थ होता है जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, यानी कि ये आपको जोड़ देता है और आपकी पूरी एनर्जी को जो है सो जागृत कर देता है। और एक बार अगर एनर्जी जागृत हो गई तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको चीजों को याद करने में होता है। और मतलब स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा अगर नहीं भी हो सके तो एक आध दो योग करके कम से कम अपने अपने जो लाभ का चीज है, अपने ब्रेन को मजबूत कर सकते हैं। बॉडी को मजबूत करे ना करे, होता ना कि याद नहीं हो रहा है, 5 बार पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो ये मेमोरी का प्रॉब्लम है। और मेमोरी को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपकी स्मरण शक्ति क्षमता जो है वो बने कि एक बार जो पढ़ लिया दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा याद रहेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे? अगर आप ऐसे अपने आप को रेडी करें तब। पहले के तो आजकल देखिए ना, हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते तब भी भूल जाते हैं। पहले के जमाने में लिखने का मतलब ही नहीं था कोई, गुरुजी सिर्फ ऊपर से बोलते थे, नीचे बैठा हुआ विद्यार्थी सुनता था, याद हो जाता था। इसका 2-3 रीजन है। एक तो पहले डिवाइस हुआ खाली रहता था, डिवाइस खाली, डिवाइस में कोई भी चीज अपलोड हो जाता था। अब तो डिवाइस पहले ये से इतना भरल है कि उसको पहले मारना पड़ेगा फॉर्मेट, अब फॉर्मेट मराता नहीं है। तो एक तो हम तो ये फॉर्मेट कैसे मारेंगे? डिवाइस को
अपने ब्रेन को फॉर्मेट कैसे मार सकते हैं? तो दिमाग से गलत और नकारात्मक चीजों को निकालने में भी योग सहायता देता है। यह है फॉर्मेट करने का उपाय। ये मोबाइल फोन तो है नहीं कि दे दिया और फॉर्मेट कर दिया। अगर योग करते हैं तो दिमाग की नकारात्मक चीजों का भी आपको खत्म हो जाता है और सकारात्मक चीजें, पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आती है और वहां से स्पेस बनता है। उसके बाद आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है। याद होने का मतलब ही नहीं कि लाइन बाय लाइन याद हो जाए। याद होने का मतलब होता है कि आप उसका मतलब समझ गए। आप मतलब समझ गए तो आप अपने शब्दों में उसको लिख लेंगे, बात खत्म हुआ। याद करने का मतलब ये नहीं कि बस लाइन बाय लाइन जो लिख लिया उसी को याद कर रहे हैं, एकदम हर्षिकार दीर्घिकार सहित याद कर रहे हैं, है ना। एक हमारा मित्र था, उस सुभाष कश्यप पूरा याद कर गया, पूरा किताब ही सुभाष कश्यप याद। और जब वो बोलता था तो बोलता था कि यहां पर ना फुल स्टॉप है, यहां पर विराम है। बोलते पागल सब काहे किया जी तुम? बोला हम जीत में पड़ गए इसलिए हम याद कर लिए। जीत में पड़ गए याद कर लिए, इसका कोई फायदा? बोला यार सुभाष कश्यप याद कर गए, अब फायदे पूछ रहे हो? संविधान के विशेषज्ञ बन गए। पगला संविधान के विशेषज्ञ बनने के लिए और याद करने पड़ेगा। सुभाष कश्यप तो केवल संविधान की किताब है, डीडी वासु की भी किताब है, वो भी याद करना पड़ेगा, है ना। बीएल फाड़िया की किताब है, वो भी याद करना होगा, सब तो समाहित करके ना बनता है। सुभाष कश्यप तो केवल केस स्टडी है, तो केवल केस स्टडी से तो मामला बनेगा नहीं। तो दो तीन आदमी बोल दिया, वो लगा याद करने के चक्कर में पड़ गया वो डीडी वासु को भी। फिर उसको समझाया गया कि भाई कंट्रोल में रह, दिमाग हैंग कर जाएगा, कोमा उमा में चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है। क्योंकि वो दिन भर याद ही करने, एकदम बोल बोल के नहीं, बचपन में लोग याद करते वैसे याद करता था। तो कहने का मतलब याद करने का मतलब ही नहीं होता है कि हम पूरा याद करेंगे लाइन बाय लाइन। क्यों लाइन बाय लाइन याद करेंगे? याद करने का मतलब है कि हम मतलब समझेंगे। अब मतलब समझ करके अपने शब्दों में उसको लिख देंगे, हो गया याद, बात खत्म। हू बहू याद करने का कोई चीज है ही नहीं। मीनिंग समझ लिया, उसके बाद अपने शब्द में लिख दिया। मीनिंग समझना और मीनिंग याद रखना है, किताब को नहीं। और उस याद रखने में योग आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत का राय नहीं है। नेक्स्ट, तो कोरम ध्यान रखेंगे। कोरम कितना होता है? 1/10। तो 1/10 रहेगा तो क्या होगा? 1/10 रहेगा तो कार्यवाही चलेगी। अगर 1/10 भी नहीं रह रहा है तो कोरम के अभाव में स्पीकर ऑफ लोकसभा कैंसिल कर देगा पूरा प्रोग्राम। बात आई समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट, निर्णायक मत, डिसीजन मेकिंग वोट। निर्णायक मत, तीसरा निर्णायक मत, डिसीजन मेकिंग वोट। तो निर्णायक मत तो हमने कल भी बताया था आपको सभापति के संबंध में। तो ये भी क्या करता है? निर्णायक मत देता है, डिसीजन मेकिंग वोट। तो निर्णायक मत का मतलब क्या है? निर्णायक मत का मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं करेगा। वोटिंग कराएगा, हो रहा है, ये वोट तब करेगा जब वोट बराबर हो गया, है ना। अब 100 वोट पड़ना है, किसी पर 50 और एक तरफ 50। तो निर्णायक वोट का यहां पे मतलब है कि साधारण परिस्थितियों में ये वोट नहीं करेगा, लेकिन जब वोट बराबर हो जाएगा तो ऐसे में ये वोट करेगा। क्लियर है? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। नहीं, कोई समान मत हो, इक्वल वोट अगर हो गया, समान मत अगर हो गया तो उस पर वो करेगा। इसके लिए क्या शब्द होगा? है? क्या? इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। हाँ, जब बराबर हो जाएगा तब, इसलिए तो करें निर्णायक मत। अब जो दे देगा वही जीत जाएगा, जिस पक्ष में वोट कर देगा वही जीत जाएगा। ठीक है? तो निर्णायक मत का मतलब ही है कि सामान्य परिस्थिति में मत नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो निर्णायक करेगा। जब ये कर देगा तो निर्णय हो जाएगा। तो ये तब ही करेगा जब वोट समान हो जाए, बराबर हो जाए। दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष के वोट बराबर हो जाए, कोई निर्णय ही ना निकले, तो ऐसे में अपना वोट दे करके
अध्यक्ष निर्णय कर देगा। अब वो जिस पक्ष में कर देगा वोट, वही पक्ष का बात मान लिया जाएगा। क्लियर है? दिक्कत? तो निर्णायक वोट देने का भी अधिकार इसके पास है। नेक्स्ट आइए, धन विधेयक। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो वोट होता है, इसके लिए एक वर्ड जरूर है, तो कहते हैं कास्टिंग वोट, है ना, कास्टिंग वोट। ठीक है, इंग्लिश के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, हिंदी में तो निर्णायक मत ही रहेगा कि कास्टिंग वोट वो करता है। ठीक है, तो कास्टिंग वोट कब करेगा? जब वोट बराबर हो जाएगा, जब वोट समान हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, धन विधेयक। अब देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लिख लेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के सभापति के पास कोई अधिकार नहीं है, इवन राज्यसभा के पास नहीं है कोई अधिकार। धन विधेयक यहां से पास होता है, राज्यसभा जाता है, 14 दिन के अंदर में राज्यसभा ने अगर धन विधेयक को पास कर दिया तो ठीक है, और नहीं भी पास किया तो मान लिया जाएगा कि पास हो गया ना। मतलब बारात में अगर फूफा जी गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हा है ना बारात में, बात खत्म। बारात तो दूल्हा से ना है जी। बारात में सबसे आप कितनों बढ़िया लोग जैसे बराती सब जो होता है, लड़का का भाई चाहे लड़का का जीजा, ये सब खूब 3 पीस सिलवा लेता है। हम जा रहे हैं बारात में, भाई के बारात है, पगला तू कैसनो होगा ना तो उस दिन का हीरो लड़के है कि नहीं? उस दिन लोग किसको उतारेगा जी? लड़के को उतारेगा, है कि नहीं? लड़के का ही वैल्यू रहता है। हाँ, लेकिन बाकी सब तैयार होकर जाता। चलिए, लड़का का अगर छोटा भाई, उसके तैयार होने का मतलब थोड़ा समझ में आता है कि चलिए वो बेचारा अपना तैयार होकर गया कि क्या पता इधर अपना भी मैटर हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ना, वो अपना अपॉर्चुनिटी के लिए गया है। देखिए, लेकिन इसमें लड़की लोग को हम नहीं समझ में आता, लड़की लोग बेकार इसमें ज्यादा तैयार होती है। शादी विवाह में लड़कियों को, खास करके पढ़ने वाली लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं तैयार होना चाहिए, एकदम नहीं तैयार होना चाहिए, एकदम आरू मुंह करिया करके तब जाना चाहिए, है ना। दिक्कत क्या है कि आप तो गए शादी में खूब तैयार होके, और उसी में कोई देख लिया, पसंद आ गए। तो देखिए, शादी में सबसे दिक्कत क्या है समझिए, साइकोलॉजी। शादी में सब अपने समाज का लोग रहता है, तो शादी में शादी ठीक होना बहुत, मतलब एकदम तुरंत ठीक हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष का माता पिता रहता है ना। आप गए तैयारी में, और उधर आपको यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना है, और किसी को पसंद है, वो जाकर अपने मम्मी से कह दिया कि मम्मी हमारा पसंद है लोग, और वो जाकर उसकी मम्मी से बतिया ली, कहीं दोनों मम्मी राजी होगी, वह हो गया आपका तैयारी है। अब आप कहते रहिएगा कि अभी 2 साल रह जाओ, कहेगी नहीं लड़का बढ़िया मिल गया, अब शादी कर देंगे, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? है, इसलिए शादी विवाह में तो पहले जाने का नहीं, और जाने का तो एकदम भूचेंग बन के जाने का। कोई देखियो कि आदमी पसंद नहीं करे, यार कौन है, इससे आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, है ना। अब पढ़ लिख लीजिएगा, नौकरी हो जाएगा तो 50 गो आएगा जाएगा, है ना। माता पिता पर लोडो कम रहेगा दौड़ी देने का। मतलब माता पिता को लड़की को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहता है जी? दौड़ी का, दहेज का, कि दहेज देना पड़ेगा। और जो लड़की सेलेक्ट हो गई, नौकरी में चल गई, वो लड़की को तो कभी भी दहेज दे के शादी नहीं करना चाहिए। कोई दहेज मांग रहा है, सीधे कहिए कि भाई जाओ दूसरा खोज लो, है ना, हम रह लेंगे अनमैरिड, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नौकरी हो गया उसको क्यों दौड़ी देगा जी? किस बात का दौड़ी? जीवन भर कमाएगा तो लड़के के ना घर वाले को देगा कि अपना परिवार वाले को देगा?
नहीं तो ठीक है, तो एग्रीमेंट करवा ले कि ठीक है डॉरी देके करते हैं, लेकिन हमारा जितना सैलरी आएगा हम अपने पिताजी को भेज देंगे, तुम्हारा पिताजी के माता जी के इसमें से 1 रुपया नहीं। क्या आदमी राजी होगा? कोई राजी नहीं होगा। बहू कमाने वाली भी चाहिए, ऊपर से दहेजो चाहिए, पगला दोनों लड्डू अपने हाथ में रखेगा, ये बात हुआ है। तो इसलिए लड़कियों को नौकरी करना बहुत जरूरी है, कम से काहेला माता पिता के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए, ताकि माता पिता को इस बात का टेंशन ना हो, तनाव ना हो कि आपको हमको डौरी देना है ना। है शौक में कोई नहीं देता है भाई, कोई नहीं देता है शौक में, परंपरा बन गया है। शौक को चाहिए, शौक में वो देता है जिसके पास ब्लैक मनी है, गरीब शौक देता है, हैं ब्रो के देता है। तब अब जाके देखिए तो एक तरफ एक बेटी का बाप बेटी विदा कर रहा है, सुबह में उसका मुंह देखिए तो एक तरफ तो बेटी का दुख झेल रहा है, ऊपर से कर्जा झेल रहा है, कहीं खेत पर पैसा उठाए हुए है, कहीं कहीं से कर्जा लिए हुए हैं। समझते हो उसकी मस्तिष्क की स्थिति क्या हो रही होगी उस टाइम पर, है? ऊपर से लड़का वाला सब ई नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, ये भी चलता हम लोग के समाज में। अरे स्वागत ठीक से नहीं किया पगला, थोड़ा खिला दिया ना पूरी, हुए बहुत बड़ा काम कर दिया लड़की का बाप। एक तो अपना संपत्ति दे रहा है, बचपन का अपना धरोहर दे रहा है, ऊपर से पैसों दे रहा है, ऊपर से खाना बढ़िया चाहिए पगला। एक कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे ना जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, सब हमको बढ़िया चाहिए, परफेक्ट चाहिए, है ना। ऊपर से मालूम चला अगर सिकड़ी दिया तो कहेगा अरे इसका तो वजन वो कम है, पगला तुम साफे भिखमंगा हो का जी, हैं? अपनों तो कुछ नौकरी हुआ है तो कमाओगे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे? मत लीजिएगा आप लोग, सब काम नहीं करिएगा जी, सब बहुत गलत बात है, पाप लगता है, आदमी समझता नहीं है, हैं? क्या जी लड़की तो करने जा रही है, तो भाई करने जा रही है, अगर वो अपनी इच्छा से कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए। इच्छा से कर रहा है मतलब उसके पास पैसा है। दहेज का विकास जो है, दहेज आज ना हो गया, पहले ही उपहार था, पहले क्या था, गिफ्ट था। तो अगर जिसको लगता था कि हम ले सकते हैं ले, अगर उसको अपने शौक है कि हम परचेजिंग करेंगे तो करे। लेकिन लड़का पक्ष से ये जो प्रेशर बनाया जाता है कि हमको इतना कैश दीजिए, हमको ये वाला गाड़ी दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आप नौकरी कीजिए, नौकरी कीजिए, करिए ना, अपना 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 कमीनी से कमाइए और खरीदिए गाड़ी, क्या दिक्कत है। तो आजकल डायलॉग सब कह देता है हमको नहीं चाहिए, पिताजी को चाहिए, पगला पिताजी चढ़ेंगे गलिया पर, हैं? पिताजी को तो चलाना नहीं आता है, पिताजी तो साइकिले पर टाइम काट दिए, अब बाइक पर तुमको कह रहा है कि पिताजी फोर व्हीलर चलाएंगे, पगला। एक इसके ऊपर एक और डायलॉग है, हमको नहीं आप अपने बेटी को दे रहे हैं। अरे पगला बेटी को दे रहे हैं, बेटी तुम्हारे घर ना आ रही है जी, वो अपना घरे रह रही है। सब लेने का नया नया तरीका है, लेना है जरूर, अलग अलग बात कह के, क्यों लेना है फालतू में, है ना। इसलिए जो कुछ नहीं कर रहा है उसको तो दिक्कत है, उसको तो देना मजबूरी है। लेकिन अगर किसी का नौकरी लग गया, बढ़िया नौकरी कर रहा है, तो उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और आराम एकदम ऐसा ही आदमी खोजना चाहिए जो उसके सेम लेवल पर सेम रैंक का आदमी हो, है ना, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो जिस तरह का स्थिति बन रहा है समाज में, इतना कानून बनने के बाद, डॉरी के खिलाफ कानून 1960 में बन गया था, पहला बार संयुक्त अधिवेशन बुला करके। हमारे देश में पहला बार कंबाइंड सेशन बुलाया गया था 1960-61 में, उसी समय कंबाइंड सेशन बुला करके संयुक्त अधिवेशन पास कर में दहेज के खिलाफ कानून बन गया। और आज भी धड़ल्ले से चल रहा है, और 1960 से ज्यादा रेट हो गया है। सबसे ज्यादा रेट उसका है जिसको इसको लागू करवाने की जिम्मेवारी है। समझिए मतलब क्या है, जिसको लागू करवाना है वह सबसे ज्यादा ले रहा है। लेकिन हालांकि अब नया पीढ़ी नया काट खोज लिया है, नया पीढ़ी नया काट खोज लिया है। सिलेक्शन होता है, लवासना वासना मसूरी जाकर उधर अपना मैटर कर लेता है, बात खत्म। तो वो दिमाग लगा दिया, अब इसे लेगा डॉरी तो लोग कहेगा ना कि डॉरी लिया, एगो अपने आईएएस एगो और आईएएस खोज लिया। अब एक घर में 2 आईएएस, अब डबल इनकम, तो परमानेंट होना, इससे डॉरी का पाप भी नहीं लगा, और ऊपर से 2 पावरफुल आदमी एक ही घर में हो गया।
है ना। तो बिल्कुल यही परंपरा विकसित होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? जो जिस लेवल पे सेम रैंक में है अपना देखे और अपना करे, बात खत्म, है ना। हाँ, लेकिन पहले जीवन में एक रैंक हासिल कर ले। ये नहीं कि जीवन में कुछ किए नहीं, डायलॉग मार रहे हैं तेरे बिना नींद नहीं आती है, पगला। तो आज तो पिताजी खिला रहे तब ना नींद नहीं आ रहा है। आज याद में नींद नहीं आ रहा है, अब परसों भूखे नींद नहीं आएगा। के लिए तो भाई खाना पड़ेगा ना जी, है कि नहीं। तो इसलिए पहले ऐसा स्टेटस बना ले कि कम से कम 50-60 हजार रुपया महीना में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता हो कहीं ना कहीं से। 50,000 रुपया अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कहीं से, तब करिए, शोभा देता है, पैसा है आपके पास। लेकिन मालूम चला कि 5,000 रुपया घरे से आ रहा है और उसी में नींद वाला बीमारी पकड़ा गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना फिर भविष्य में आपको। इसलिए प्रयास ही करना है कि ऐसा हो कि किसी प्रकार को दिक्कत या समस्या न हो और ठीक तरीके का अपना स्टेटस जो है सो बन जाए। तो धन विधेयक के मामले में पूरा पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब मामला है कि धन विधेयक का मामला में पूरा पावर लोकसभा अध्यक्ष को काहे है जी, राज्यसभा को काहे नहीं है? हाँ, जनता का पैसा है तो हाँ बिल्कुल गुड। चूंकि पैसा आम आदमी का है और आम आदमी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में है, इसलिए लोकसभा को दिया जाता है धन विधेयक पर पावर। बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, रीजन यह है कि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति के सहमति से पेश होता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति का पहले प्री परमिशन मिल जाता है। तो जब देखते हैं क्या प्री परमिशन है, इसका मतलब कि धन विधेयक प्रूव कर देता है, हेंस प्रूव इट्स अ मनी बिल, है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट, आगे देखेंगे सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अब देखिए, सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में एक संविधान संशोधन हुआ था, है ना। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, है ना। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये क्या कहता है? ये कहता है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये क्या है? दल बदल। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत भारत के संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई है जिसका नाम है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। भारत के संविधान में जुड़ा है 10वीं अनुसूची, यानी कि 10th शेड्यूल। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। अब देखिए इसमें क्या विषय है। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई आदमी, कोई सदस्य चुनाव जीतने के बाद अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसे कहते हैं दल बदल। अपना दल छोड़ करके दूसरे के दल में कोई जाता है चुनाव जीतने के बाद। चुनाव से पहले अगर कोई आदमी दल बदल रहा है या चुनाव जीता नहीं है, अपना दल बदल रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दल बदल कानून उसी पर लागू होता है जो चुनाव जीत गया है।
किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गया और जीता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव, ज्वाइन कर लिया दूसरा पार्टी को चुनाव जीतने के बाद, तो उस आदमी का सदस्यता ही रद्द हो जाएगा। तो इसका फैसला लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। डिस्क्वालिफिकेशन का इस मैटर पर जो फैसला करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसमें नियम ये था पहले कि अगर किसी पार्टी से 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। हालांकि अब ये और मजबूत हो गया है और इसको और आगे बढ़ा दिया। अब कहा गया है कि 2/3, वर्तमान में स्थिति है 2/3, कि अगर एक किसी पार्टी के जीते हुए जितने सदस्य हैं उन सदस्यों में से अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, उनका सदस्यता बना रहेगा। लेकिन अगर 2/3 से कम सदस्य अगर छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? 2/3 से कम अगर छोड़ेंगे तो सदस्यता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? है क्या टाइमिंग? नहीं, ऐसा कोई टाइमिंग कुछ नहीं। हाँ, तो चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग का कोई नहीं है कि 2 साल 3 साल या 6 महीना 8 महीना, कभी भी आप चुनाव हो गया जीत गए है। हाँ, तो उसमें टाइम का थोड़ा ना कोई इशू था, बस अपना पार्टी छोड़ दिया तो दूसरा पार्टी में चल गया, लेकिन उसका सदस्यता खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? शिवसेना टूटी, शिवसेना के 56 विधायक जीते थे और उनमें से शिवसेना के ही एक विधायक थे एकनाथ शिंदे। तो इन्होंने उनमें से 40 विधायकों को तोड़ दिया। तो 56 में से 40 को टूट गया तो 2/3 से ज्यादा ना हो गया जी? तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता उसके ऊपर। अगर यही वो अकेले निकले होते या 2-3 को लेके निकले होते वो सबका सदस्यता खत्म हो जाता। तो इसलिए है, हाँ, पार्टी जिस सिंबल पे आप जीत के आए हैं, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आप जीत के आए हैं, अगर आप जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका सदस्यता ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 2/3 जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा, इसलिए कि 5 को जितबे किया 4 तो 100% हो गया ना। हाँ, तो पार्टी तो पार्टी का हुआ ना, पार्टी का 2/3 नहीं, पार्टी में तो बहुत से लोग होते हैं, जीते हुए का ध्यान रखना है, जीते हुए पर ही नियम लागू होता है। ऐसे तो पार्टी के बहुत कार्यकर्ता होते हैं, तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी में जितने लोग जीते हैं उन्हीं पर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। एंटी डिफेक्शन 2 स्थिति में लागू होगा, एक तो पार्टी छोड़ दिया तब, एक बिना पार्टी छोड़े भी एंटी डिफेक्शन लग सकता है आप पर। पार्टी छोड़े नहीं है लेकिन पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला आया सचिन पायलट के मामले में। जब अभी तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और आपके सचिन पायलट एक प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस में ही 2 लोग बड़े ध्रुव थे, तो सचिन पायलट बराबर विरोध करते रहते थे। तो ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ विधायक तोड़ के मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो उनकी पार्टी ने ही उन पर पार्टी छोड़ने का आरोप लगा दिया कि भाई ये दल बदल कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन का काम कर रहे हैं। तो चल गए कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि सदन के बाहर पार्टी के खिलाफ बोलने से आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, लेकिन सदन के अंदर अगर आप पार्टी के खिलाफ कोई काम करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है।
हाउस में एक होता है विप, है ना, जिसको बोलते हैं सचेतक। हर पार्टी का अपना एक विप होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको सचेतक। इसका काम है पार्टी के अंदर अनुशासन बना के रखना, कि पार्टी के लोग इधर उधर न कर, ज्यादा अलबल न करें, उसको कहते हैं सचेतक। तो सचेतक क्या करता है? तो सचेतक को आप देखिएगा तो सचेतक जो है, ये जब कोई मुद्दा चल रहा है सदन में, ठीक है, तो ये व्हिप जारी करता है। आप सुनते होंगे कि आज व्हिप जारी हुआ है, व्हिप जारी करता है। व्हिप जारी करने का मतलब यह हुआ कि पार्टी ने कह दिया कि इस मुद्दे पर सबको, हमारे पार्टी के सभी विधायकों को या सांसदों को वोट करना है, तो सबको अपने व्हिप के हिसाब से वोट करना पड़ेगा। अगर अपने पार्टी के व्हिप के खिलाफ अगर आप वोट कर दिए तो उस स्थिति में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और माना जाएगा कि आप अपना पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक तो पार्टी छोड़ दीजिएगा, दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, तब लागू होगा। और या फिर अगर आप सदन के अंदर पार्टी के खिलाफ वोट कर दिए, पार्टी ने व्हिप जारी किया, उसके बाद भी आप उसके खिलाफ वोट कर दिए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ झेलना पड़ जाएगा। बताइए समझ में? सब लोग समझे एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून? हाँ बोलिए। इस बीच होगा ही नहीं, इलेक्शन का जब रिजल्ट नहीं आया है तो कोई क्यों अभी इधर उधर करेगा? अगर ऐसा करता भी है तो वो अवैध माना जाएगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। नियम है कि अगर आपको कहीं आना जाना है तो चुनाव होने से पहले आ जाइए, या रिजल्ट होने के बाद। तो रिजल्ट होने के बाद आप देखते हैं बहुत बार पार्टी का गठबंधन होता है, जैसे कि अब आरजेडी और जदयू एक साथ गठबंधन कर लिए, चुनाव के बाद हुआ ना। तो पार्टी गठबंधन कर सकती है, लेकिन पार्टी का कोई सदस्य निकल के अकेला दूसरा पार्टी में नहीं जा सकता है। अगर जदयू का कोई विधायक चल जाता आरजेडी में तो सदस्यता उसका खत्म हो जाता, लेकिन पूरी जदयू ही आरजेडी के साथ मिल गई, बोले कि हम दोनों लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, तो दोनों के पार्टी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो दल बदल कानून दो स्थिति में लागू होगा। पहला, अगर आप अपने पार्टी से निकल करके दूसरे पार्टी में चले गए चुनाव जीतने के बाद, और दूसरा, सदन के अंदर आपने अपने पार्टी के खिलाफ वोट डाल दिया व्हिप जारी होने के बाद। तो ऐसी दो ही स्थितियां हैं। तो ऐसे में जो भी विवाद होगा उसका निर्णय लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यों के विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। नहीं जाता है, चल जाएगा तो सत्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, तो निर्दलीय है तो बाहर से सपोर्ट करता है, सरकार में मतलब जा करके पार्टी ज्वाइन नहीं करता है, पार्टी ज्वाइन करता है उसका सत्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, सपोर्ट करते हैं, जैसे है ना कि सरकार बन रही है तो उनका है कि मेरा समर्थन इस पार्टी को है। निर्दलीय अपना समर्थन किसी पार्टी को भी दे सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ज्वाइन कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो कहेंगे कि हम हमारा समर्थन, उनके समर्थन से सरकार भी चलेगी, वो मंत्री भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पार्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि निर्दलीय चुने ही गए हैं, किसी दल के टिकट पे नहीं चुने गए हैं। तो चुनने के बाद वो कोई दल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दल को समर्थन दे सकते हैं, सस्ता नहीं लेंगे, नहीं। क्या टूना जी पांडे सुने? अभी तो विवाद में भी आए थे। हाँ हाँ, तो जीते होंगे निर्दलीय, सरकार के को समर्थन भी। हाँ हाँ, तो अब तो फिर क्या बात है?
पॉलिटिकल बात है, जब तक मैं पूरा उसमें अध्ययन नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं उस पर स्टेटमेंट दे सकता हूं कि उसमें क्या है मुद्दा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है वो समझिए, बाकी उनके मामले को पूरा समझिएगा, उसके बाद उससे तुलना कीजिएगा कि आप अपना पार्टी से अगर चुनाव जीते हैं तो आप अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में नहीं जा सकते। नॉमिनेशन करने के बाद कैंसिल भी होता है नॉमिनेशन, चुनाव जीतने के बाद का बात है, सीधे कर रहे हैं आफ्टर द इलेक्शन, पूरा स्पष्ट क्लियर करके बोल रहे, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ही लागू होगा, चुनाव जीतने से पहले आप किसी के घर जाके खाना खाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप दूसरा पार्टी ज्वाइन करिएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लागू हो जाएगा, दल बदल कानून लागू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वही आपके पार्टी के आपके साथ 2/3 से ज्यादा विधायक साथ निकल गए तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिंगल जाइएगा तो दिक्कत है, डबल जाइएगा तो दिक्कत है, लेकिन 2/3 में चल जाइएगा एक बार तो देखिए एकनाथ शिंदे को कुछ हुआ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ वो आदमी आज कैसा गेम खेला, 40 को विधायक तोड़ा मुख्यमंत्री से। अब बीजेपी को देखिए, बीजेपी तो अपनी सरकार चाहती थी, देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, अपना आदमी का डिमोशन कर दिया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो दूसरा के घर में आग लगाना होता है तो आदमी से ही करता है, दूसरा के घर के बगदल बच्चा को फ्री में आदमी पैसा देता, अपना घर के बच्चा को पैसा नहीं देगा। दूसरा से झगड़ा है, देखा कि इसके लड़का बिगड़ रहा है, उसको लगे चलो डेयरी मिल्क खाओ, हम तो खिलाई देंगे, तुम्हारा पापा ना तुमको नहीं मानते हैं, हम तो तुमको बहुते मानते हैं। और अगर बकलोल होगा, मुन्ना था ना, मुन्ना भैया, तो बकलोल हो गया, अगर बकलोल हो गया तो क्या करेगा, पिताजी के खिलाफ चला जाएगा, अपने परिवार के सदस्य से ही से दूर हो जाएगा और दूसरा आदमी उसका यूज कर लेगा, है ना। वो जो कैरेक्टर है मुन्ना है वो एकदम अतरंगी कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि उसका दिमाग है ही नहीं कुछ। आदमी के पास मतलब उस सबसे सीखना है कि आदमी कैसा मतलब बकलोल होता है भाई। उसको अपने पिता से प्रॉब्लम है, अपने दादा से प्रॉब्लम है, दोस्त भी उसको ऐसा नहीं मिल गया। सब दोस्त को कहता है आज देखो पापा को कल मार देना है, तो पापा को मारने के लिए रेडी हो गया दोस्त। भाई कम से कम अच्छा दोस्त ही तो बताता है कि तुम्हारे पिताजी हैं, बोला हाँ चलो कल मार देना है पिताजी को रात में, बताइए। ऐसा ऐसा ये मतलब कैरेक्टर है। और देखिए यही हम कहते हैं कि इस सब चीज से डर लगता है कि यही सब चीज लोग देख रहा है, तो हम लोग तो देख के इसका निकालते हैं मतलब कि भाई क्या समाज पर क्या, लेकिन साधारण जो लड़का या लड़की है उसको क्या होता है, ये फैशन है। पिताजी से जमान लड़ा लेना, पिताजी को थ्रेट कर देना, पिताजी को खतरा पहुंचा देना, समाज में जा रहा है ऐसे घूम रहा है बेचारा, दुल्हा को जा रहा है उस बारात में, दूसरे के बारात में डांस कर रहा है पगला, और दूल्हे के मार दिया। बताइए कोई बात हुआ है, दूल्हे के मार दिया, ये सब ना गलत है जी। ये सब क्या है, यही सब फैशन बनता जा रहा है, ये दुख का बात है। क्योंकि यहां से लोग इंस्पायर्ड होकर के आम जीवन में भी यही कर रहे हैं। उस वेब सीरीज की सबसे गलत बात, गाली कितना दिया है उसमें सब, और वहीं से आप देख लीजिए कि गाली देना फैशन बन गया है। आप कहीं पर भी 2-4 वो लड़का खड़ा है ना, आप वहां से गुजर जाइए, कम से कम आप उसमें 2-4 बार गाली उसके मुंह से सुन लीजिएगा। झगड़ा नहीं हो रहा है, मस्ती मजाक में गालियां चल रही हैं, और उसको लग रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है ना, है। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये सब आदमी सब कहां से सीख रहा है, यही सबसे तो सीख रहा है कि गाली देना फैशन है, सिगरेट पीना फैशन है, चाय सिगरेट का कॉम्बिनेशन है ना। चाय वाला सब पटना में जमीन खरीद रहा है, यहाँ सब पढ़ने के नाम पर पिताजी का पैसा सिगरेट खरीद खरीद के बर्बाद कर रहा है। पैसा तो बर्बाद करिए रहा है, साथ में फेफड़ा भी बर्बाद कर रहा है ना, दोनों बर्बाद कर रहा है। और इस तरह का सिचुएशन जो है सो क्रिएट हो रहा है। खैर, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अयोग्यता का मामला कौन डिस्कस करता है,
लोकसभा में अध्यक्ष। और ध्यान रखें कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में जो है वो, और ये कब से हुआ? ये 1992 से हुआ। 1992 से कोर्ट ने कह दिया कि इसका हम समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष ने इंटेंशनली किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर कोई आदमी पर को डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो चल जाएगा कोर्ट में, कहेगा कि हम ऐसा कोई काम नहीं किए हैं, हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कोर्ट उस निर्णय की जांच करेगा कि जिस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया गया है वो आधार ठीक है कि नहीं। इसी को कहते हैं रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। आईपीजी की अध्यक्षता। आईपीजी क्या होता है जी? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। आईपीजी, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप ऑफ आईपीजी। ठीक है, तो देखिए आईपीजी क्या है? भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, तो भारतीय संसदीय समूह की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो ये क्या है? इसके माध्यम से भारत की संसद विश्व की अन्य संसदों के साथ एक संवाद करती है। आप देखते होंगे बहुत बार बाहरी संसद के लोग जो है सो इंडिया आते हैं और इंडिया के चेयरमैन भी बाहर जाते हैं। तो ऐसे में भारत में जो भी मीटिंग होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो भी मैटर्स होते हैं उसका चेयरमैनशिप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्या ये दल बदल के आधार पे नहीं हुआ है, ये दल बदल नहीं है, ये तो अनुशासनहीनता है। नेक्स्ट, और इसमें किसी को किसी की पार्टी से नहीं निकाला गया है, संसद की कार्यवाही से कुछ दिन के लिए निलंबित किया गया, फिर बाद में बहाल हो जाएगा। सदस्यता किसी की खत्म नहीं हो रही, यह है सदस्यता खत्म होने का मामला। ये अगर प्रूव हो गया तो फिर आप संसद में जा ही नहीं सकते, वो लोग तो जाएगा ही, बस पनिशमेंट मिला है कि आपको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया गया है। नेक्स्ट, समितियों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमिटीज। इसका मतलब क्या है? तो लोकसभा की सभी समितियां इसके निर्देशन में गठित होती हैं। लोकसभा की सभी समितियां इसके निर्देशन में गठित होती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, संसदीय समिति, है ना, तमाम समितियां यही गठित करता है और इसी के निर्देशन में समितियां काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समिति के सदस्यों को मनोनीत करता है। समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को मनोनीत करता है। नॉमिनेट टू द मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ कमिटीज। समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट, और बहुत सारी कमिटी का तो ये स्वयं अध्यक्षता करता है ना, ये खुद ही अध्यक्षता जो है सो करता है। जैसे कि कार्य सलाहकार समिति है ना, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, इसका अध्यक्ष ये खुद ही होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, लिख लेंगे। सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पस कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी,
कार्य सलाहकार समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पस कमिटी, नियम समिति, रूल्स कमिटी, एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ कमिटियां ऐसी हैं जो जिसका अध्यक्ष स्वयं ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यक्ष के विशेषाधिकार, अध्यक्ष के विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ द चेयरमैन, अध्यक्ष के विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ द चेयरमैन, अध्यक्ष के विशेषाधिकार। ठीक है, अध्यक्ष लिखेंगे कि अध्यक्ष सदन और उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों, अध्यक्ष सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। अध्यक्ष सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। चेयरमैन इज द, या स्पीकर लिखेंगे, स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ committees and members' rights, committees and members' rights, and privilege of the committee's members, and privilege of the committee's member। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्या है इसका, ये सारी चीज इसकी शक्तियां हैं और इसकी भूमिका है जो ये अपने बैठ करके सदन के अंदर में करता है। इसको आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मतलब संसद के अंदर होने वाले सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके माध्यम से ही कोई कार्य होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, अध्यक्ष को हटाना, रिमूवल। निर्वाचन देख लिए थे कल, रिमूवल, अध्यक्ष को हटाना, रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो देखिए, सामान्य तौर पे 3 परिस्थितियों में इसको इसके पद से हटाया जाएगा। सामान्यतः तो कल बताए थे आपको कि जिस दिन से पद धारण करता है उस दिन से नई लोकसभा जब बनती है तब तक ये पद पर बना रहता है। लोकसभा भंग होने पर भी ये नहीं खत्म होता, ये रहता है नया लोकसभा आने तक। ठीक है, तो 3 सिचुएशन क्या हो सकते हैं, तो लिखेंगे पहला, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, अगर सदस्यता ही उसकी खत्म हो गई मान लीजिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, फर्स्ट सिचुएशन। 3 परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन है यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। सेकेंड सिचुएशन है यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है, यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है। नेक्स्ट, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है। If he removed by the
if he removed by the majority proposal of the Lok Sabha member, if he removed by the majority proposal of the Lok Sabha member, ठीक है। और इसको हटाने की सूचना कितना दिन पहले दी जाएगी? हाँ, 14 डेज पहले इसको भी सूचना रहेगी कि भाई 14 दिन पे आप इस्तीफा दीजिए, तो ठीक है, जो भी है ना। अब देखिए, जिस दिन इसको भी हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा लोकसभा में, उस दिन या तो ये अनुपस्थित रहेगा, आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो साधारण कुर्सी पर बैठेगा, अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। अध्यक्ष की कुर्सी पर उस दिन उपाध्यक्ष बैठेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब अगला हेडिंग बनाएंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसमें डिप्टी स्पीकर क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या, ऐसा कोई बात जो समझ में नहीं आया हो? एंटी डिफेक्शन क्लियर है, हो गया ना सबका? इससे आगे फिर एंटी डिफेक्शन देखेंगे आर्टिकल 101 के बाद, जब आएंगे, जब स्पेशली आर्टिकल पर